एवापोरेशन पढ़ लेते हैं, व्हाट इज़ एवापोरेशन। उसके बाद हम जान सकते हैं कि व्हाट इज़ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या चीज़ है, ठीक है। एवापोरेशन इज़ द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ liquid into its vapors, which is in fact its gaseous state, is called evaporation। देखो, जब भी आपसे कोई पूछे, जब भी मैं खुद स्टूडेंट से, ज़्यादातर स्टूडेंट से जब पूछता हूँ कि एवापोरेशन हाई टेम्परेचर पर होगा तो या लो टेम्परेचर पर होगा, तो उनका जवाब ये आता है कि हाई टेम्परेचर पर, क्योंकि उनके दिमाग में एवापोरेशन वो प्रोसेस बैठा है, एवापोरेशन वो प्रोसेस है उनके ख्याल से कि जब हम पानी के नीचे, पानी एक टब में रखकर उसके नीचे आग लगा देते हैं और वो उबलने लगता है, तो ऊपर जो भाप दिख रहा है, पानी से जो भाप बन रहा है, इनफैक्ट दिस इज एवापोरेशन। तो एवापोरेशन सिर्फ होता है, हालांकि वो एवापोरेशन का एक किस्म वेपराइजेशन है, ठीक है, हाई लेवल ऑफ एवापोरेशन है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जहनों में ये होता है कि एवापोरेशन उसी को कहते हैं, इसलिए एवापोरेशन हाई टेम्परेचर पर होता है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि एवापोरेशन इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर। इवापोरेशन का टेम्परेचर से कुछ लेना देना नहीं है। इवापोरेशन खुद ब खुद होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब खुद ब खुद होता है। स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स। कोई भी लिक्विड हो, वो अपने गैसियस स्टेट, अपने वेपर्स में तब्दील हो रहा है, वो भी खुद ब खुद एट एनी टेम्परेचर पर हो सकता है। इस कॉल्ड इवापोरेशन, उसको हम इवापोरेशन कहते हैं, ठीक है। हर टेम्परेचर पर हो सकता है। देखो, हत्ता इवन कि आप अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चले जाओ, वहाँ पर भी होता है। फॉर एग्जांपल, आपने फ्रिज के अंदर बर्फ़ बनाई है पानी से, जाहिरी बात है बनाई है, ठीक है। उस बर्फ़ को निकाल कर ज़रा उसकी ऑब्जर्वेशन, या फ्रिज के अंदर ही उसकी ऑब्जर्वेशन करो, उससे भी आपको दिखाई देगा साफ तौर पर, क्योंकि उस वक्त तो वेपर्स जो होते हैं वो और भी कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं, तो बिल्कुल वाज़ेह अपने आंखों से आप साफ तरीके के साथ देख सकते हो। क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा कि बर्फ़ से ऊपर भाप जा रहा है, भाप जैसा कोई स्मोक सा ऊपर चल रहा है उसकी। तो वो स्मोक सा, वो भाप सा, वो क्या होता है, वो इनफैक्ट इसी बर्फ़ का सरफेस है जो है, उस सरफेस पर जो थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा वाटर पड़ा हुआ होता है, वही वाटर गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा होता है स्पॉन्टेनियसली। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी, बर्फ में भी, उसके सरफेस पर जो थोड़ा सा पानी होता है वो भी इवापोरेट हो जाता है स्पॉन्टेनियसली, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में तब्दील हो जाता है। बात समझ में आ रही है? सो इवापोरेशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर। इसका प्रोसेस रोकना और चालू करना, उसकी बात कर रहा हूँ। डिपेंडेंट है लेकिन इवापोरेशन का स्पीड, ठीक, इवापोरेशन स्पीड इज डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर। तो इवापोरेशन स्पीड की अगर हम बात करें तो वो फिर इस तरह से बनेगा कि इवापोरेशन स्पीड जो है, इवापोरेशन स्पीड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो इवापोरेशन तेज़ होगा, टेम्परेचर लो हो तो इवापोरेशन लो होगा। अब यहाँ पर भी एक मिसकंसेप्शन आ जाता है, वो ये कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने ऑब्जर्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए ये पूछ लेते हैं कि सर अगर हम एक गिलास के अंदर पानी ले लें तो हमको तो बुखारात नज़र नहीं आते कि इससे बुखारात उठ रहे हैं, उड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बर्फ़ को देखें तो बर्फ़ से वाज़ेह हमको नज़र आता है कि इससे बुखारात उड़ रहे हैं। हालांकि पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है, इवापोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, तो पानी से ज़्यादा नज़र आना चाहिए था कि बुखारात उठ रहे हैं। बर्फ़ का टेम्परेचर कम है तो पानी के निस्बत बर्फ़ से ये बुखारात कम दिखाई देनी चाहिए थी, क्योंकि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। बर्फ़ का टेम्परेचर लो है तो इवापोरेशन लो होना चाहिए। ग्लास के अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर हाई है तो उसका इवापोरेशन हाई होना चाहिए, जबकि हमको पानी से इवापोरेशन वो नहीं दिखता, बर्फ़ से इवापोरेशन दिखता है। तो इसका सिंपल आंसर ये है
कि एवापोरेशन दोनों से हो रहा है और वाटर से ज़्यादा एवापोरेशन हो रहा है क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, बर्फ़ से कम एवापोरेशन हो रहा है, लेकिन हमको दिख नहीं रहा कि वाटर से हो रहा है। वजह उसकी ये है कि जैसे ही वाटर से एवापोरेट हो जाए, इसका सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो है वो अगर एवापोरेट हो जाए तो टेम्परेचर तो ज़्यादा है, तो वो वाटर वेपर चूँकि गैसियस स्टेट है, वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से। जब वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तो फिर आपको दिखता नहीं है, गैसियस स्टेट है। जबकि दूसरी तरफ बर्फ़ से जो एवापोरेशन हो रहा है, जो भाप सा निकल रहा है, गैसियस स्टेट बन रहा है उसका, तो उसके मॉलिक्यूल्स, उसका एवापोरेशन वाटर के इस गिलास के निस्बत कम है, लेकिन उससे जो वाटर एवापोरेट हो जाता है कम टेम्परेचर की वजह से उस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक, उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो वो इकट्ठे रहते हैं। तो थोड़ी देर तक आपको वो भाप जो है, वो गैसियस स्टेट जो है वो दिखाई देता है उनकी कंडेंस्ड हालत की वजह से। ऊपर जाकर वो एक दूसरे से फिर दूर चले जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर वो गेन कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, तो फिर आपको नज़र नहीं आता। इसका सिंपल आंसर ये है, ठीक है। ये मिसकंसेप्शन भी क्लियर हो गया। तो एवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे एवापोरेशन बढ़ेगा। गिलास के अंदर जो पानी है उसमें इतना एवापोरेशन नहीं हो रहा जितना कि एक पतीले में पानी रखकर आग पर आप रख दो। जितना आग उस पतीले के नीचे होगा और पतीला का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, तो पानी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उतने ही ज़्यादा बुखारात में पानी तब्दील होना शुरू हो जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर फुली वो बॉयल करके कंप्लीटली बुखारात में तब्दील हो जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर जितना लो होगा तो एवापोरेशन लो होगा। एवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सेकंड, एवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। अच्छा, ये डिटेल्स अब आपके किताब के अंदर नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं। ईटा एमडी कैट में ये काम आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरफेस एरिया, देखो एवापोरेशन सरफेस फिनोमेना है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये है हमारे साथ एक टब, इस टब का है ये सरफेस। तो ये मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पर रह रहे हैं ये चारों तरफ से जकड़े हुए हैं, ये सीधा ऊपर जाकर निकल नहीं सकता। इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। जो मॉलिक्यूल गैस में तब्दील होना चाहता है, उड़ना चाहता है, शाहीन जैसा उड़ान भरना चाहता है, तो उसको सबसे पहले यहाँ टॉप तक पहुँचना पड़ेगा। कुछ भी जोर लगा के, मेहनत करके, कुछ भी करके टॉप तक पहुँचना पड़ेगा। टॉप तक जब ये आ जाता है तो एक तरफ से एक मॉलिक्यूल, दूसरी तरफ से दूसरा मॉलिक्यूल, नीचे की तरफ से तीसरा मॉलिक्यूल, लेकिन ऊपर की तरफ से कोई मॉलिक्यूल नहीं होता जो उसको पकड़े रहता है। इसलिए ये मॉलिक्यूल जब इसकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है तो ये भाग जाता है, वेपर बना लेता है। इसको हम एवापोरेशन कहते हैं। तो एवापोरेशन आपको याद रखना चाहिए, ये रूल, ये बात ये आपको याद रखनी चाहिए कि एवापोरेशन वो हमेशा एक लिक्विड के सरफेस से होगा, उसके बीच से मॉलिक्यूल सीधा भाग नहीं सकता गैसियस स्टेट में तब्दील होकर, ठीक है, सरफेस से होगा। अब देखो सरफेस से होगा तो यहाँ पर अब मैं 2 ग्लास ड्रा कर लेता हूँ। एक है ग्लास जिसका सरफेस इतना है, इसमें मॉलिक्यूल्स 1 2 3 4, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, फॉर एग्जांपल 4 मॉलिक्यूल्स आ गए। दूसरा है एक चौड़ा सा टब जिसका सरफेस एरिया इतना है, इसके अंदर मॉलिक्यूल, इसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स कितने आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर 9 मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स निकलेंगे तो 4 मॉलिक्यूल निकल सकते हैं सरफेस से, क्योंकि एवापोरेशन सिर्फ सरफेस से होता है। यहाँ से जो मॉलिक्यूल भाग कर निकल सकते हैं तो वो 9 मॉलिक्यूल्स है। अब खुद देखो, खुद अपना जहन लगाओ, यहाँ से इकट्ठे 9 मॉलिक्यूल्स भाग सकते हैं गैस में तब्दील होकर, यहाँ से सिर्फ 4 हो सकते हैं। तो एवापोरेशन किसका ज़्यादा है? इसका। एवापोरेशन उसका ज़्यादा है जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, एवापोरेशन उसका कम है जिसका सरफेस एरिया कम है। तो सरफेस एरिया कम, एवापोरेशन कम, सरफेस एरिया ज़्यादा, एवापोरेशन ज़्यादा, तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया। बात समझ में आ गई? पॉइंट नंबर 3 इज evaporation is inversely proportional to the intermolecular force। 2 मॉलिक्यूल्स हैं, देखो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल सर पर है जो कि एवापोरेशन के लिए तैयार है, भागने के लिए। इसके नीचे दूसरा मॉलिक्यूल है जो कि इसके साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के थ्रू अटैच हुआ है।
ये मालिक्यूल ऊपर तब भाग सकता है, गैस में तब्दील तब हो सकता है जब ये इस इंटरमालिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करे, इसको तोड़े। तो जब ये रस्सी, ये जंजीर टूट जाएगी तो ये मालिक्यूल इस काबिल हो जाएगा कि वो भाग सके। अब खुद बताओ, अगर ये मालिक्यूल, ये जंजीर इन दोनों मालिक्यूल्स के दरमियान जो है ये मजबूत जंजीर हो, वो रस्सी हो जिसके ज़रिए हम शिप्स को एंकर में बांधते हैं, ठीक है, वो मजबूत रस्सी हो, तो उसको ये मालिक्यूल टूट पाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत मजबूत इंटरमालिक्यूलर फोर्स है। तो इसलिए इस मालिक्यूल के एस्केप के चांसेस, भागने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसका मतलब एवापोरेशन कम हो जाता है जब इंटरमालिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो। दूसरी तरफ यहाँ पर ये मालिक्यूल है, यहाँ पर ये मालिक्यूल है, इसके दरमियान जो इंटरमालिक्यूलर फोर्स है वो बहुत कमज़ोर है। जिस तरह के कैदी को आप धागे से बांध देते हो, जंजीर नहीं, रस्सी भी नहीं, धागे से बांध देते हो, तो वो तो हंसेगा ना आप पर। धागे से बांध रखा है, धागे को काट कर चला जाएगा आसानी के साथ, होगा या नहीं? ठीक, क्यों? अब यहाँ पर जो इंटरमालिक्यूलर फोर्स है वो इंटरमालिक्यूलर फोर्स बहुत कमज़ोर है, इसलिए इस मालिक्यूल के चांसेस बहुत हाई हो गए भागने की। वो इस इंटरमालिक्यूलर फोर्स को बहुत आसानी के साथ टूट सकता है, तोड़वा सकता है। जब ये इंटरमालिक्यूलर फोर्स टूट गए तो ये भाग जाएगा। इंटरमालिक्यूलर फोर्स कमज़ोर है तो ये आसानी के साथ भाग सकता है, मतलब इवापोरेशन का चांस जो है वो हाई हो गया। अब इंटरमालिक्यूलर फोर्स मजबूत, ताकतवर, ज़्यादा, तो इवापोरेशन कम, इवापोरेशन के चांसेस कम। इंटरमालिक्यूलर फोर्स कमज़ोर, कम, तो इवापोरेशन के चांसेस ज़्यादा, मालिक्यूल के भागने के चांसेस ज़्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब इवापोरेशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमालिक्यूलर फोर्स। इंटरमालिक्यूलर फोर्स ज़्यादा हो, ताकतवर हो, इवापोरेशन कम होगा। इंटरमालिक्यूलर फोर्स कम हो तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। दीज आर इनवर्सली रिलेटेड। यहाँ तक बात समझ में आ गई? शाबाश। अच्छा, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज, देखो पहले यहाँ पर एक सीन ड्रा कर लेते हैं, उससे समझ लेते हैं। ये रखा है मैंने कुछ पानी एक टब के अंदर, ठीक है। उस टब के ऊपर मैंने उस टब को कवर कर लिया ताकि इससे बुखारात भाग ना सके, ठीक है। ये फुली कवर्ड है। अब देखो, स्टार्ट में यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो रहे थे, फॉर एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट बात कर रहे हैं, स्टार्ट से यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो रहे थे उनकी तादाद थी 10। इवापोरेट होकर एस्केप का कोई रास्ता तो था नहीं, वो भाग तो सकते नहीं, तो क्योंकि वो ऊपर से कवर्ड है ना। तो अगर भाग नहीं सकते तो यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स थे वो वापस कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। कंडेंस मतलब वापस से गैसियस स्टेट से लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। अब स्टार्ट में इवापोरेशन की तादाद जो है वो 10 मॉलिक्यूल्स है, लेकिन जो कंडेंस हो रहे हैं तो ओनली 3 मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो रहे हैं, ठीक है। अब जो ही ये प्रोसेस जारी रहेगा तो यहाँ से इवापोरेशन का प्रोसेस जो है, ये मॉलिक्यूल्स के एस्केप का रास्ता जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। 10 से 9 हो जाएगा, 9 से 8 हो जाएगा, 8 से 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वेपर्स की कंसंट्रेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो वहाँ से मूवमेंट उस कंसंट्रेशन की तरफ स्लो हो जाती है। डिफ्यूजन का एक सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो इसलिए ऊपर अगर वेपर ज़्यादा हो तो नीचे से जो इवापोरेशन हो रही है उसका रेट वो स्लो होता जाएगा, और जो कंडेंसेशन है उसका रेट हाई होता जाएगा, बिकॉज दे आर बोथ अपोजिट प्रोसेस, एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है। अगर इवापोरेशन हाई होगा तो कंडेंसेशन लो होगा, इवापोरेशन लो होगा तो कंडेंसेशन हाई होगा, ठीक है। तो यहाँ ये इवापोरेशन का प्रोसेस जो है ये लो होता जाएगा, यहाँ पर कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो हाई होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ से 5 मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होंगे तो यहाँ से 5 ही मॉलिक्यूल्स वापस नीचे कंडेंस होंगे। 5 मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होंगे, 5 मॉलिक्यूल्स वापस से कंडेंस होंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ आपके क्लास में फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे साथ यहाँ 3 आदमी में
3 स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं खड़े कर देता हूँ, ठीक है। आप में से 3 स्टूडेंट्स मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं। इनमें से 2 स्टूडेंट्स को मैं बोलूँ कि चले जाओ वहाँ पर बैठ जाओ, और उनमें से 2 और स्टूडेंट्स को बताऊँ कि इनकी जगह आ जाओ। तो यहाँ से 2 तो चले गए, 2 और आ गए। अब यहाँ पर तादाद कितनी होगी? 3। अब यहाँ से फिर 2 को बोलूँ कि तुम चले जाओ, और 2 को वहाँ से बोलूँ कि तुम इनकी जगह आ जाओ। तो ये 2 चले गए और 2 आ गए। अब तादाद कितनी होगी? फिर से 3। इसी तरह अगर मैं करते जाऊँ कि 2 को बोलूँ तुम जाओ, और 2 को बोलूँ कि तुम आओ, तो 2 चले गए 2 आ गए, वही 3 की तादाद रहेगी। जब तक ये प्रोसेस चलेगा यहाँ पर तादाद 3 ही रहेगी। सेम यही केस यहाँ पर है। मान के चलो यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वाटर वेपर्स का, जो भी कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से जितने मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स वापस कंडेंस हो रहे हैं। तो क्या यहाँ पर वेपर्स का जो कंसंट्रेशन है उसमें फ़र्क आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कंसंट्रेशन सेम रहेगा, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स उसकी तरफ जा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो वेपर्स है दे विल बी कांस्टेंट, ठीक है। अब इस कांस्टेंट कंडीशन में जहां पर वेपर्स की तादाद वो कांस्टेंट हो, तो वेपर तो गैसियस स्टेट है, और गैसियस स्टेट का हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि ये अपना एक प्रेशर रखता है। गैस जो है वो अपना एक प्रेशर रखता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स हर वक्त रैंडम मोशन में होते हैं। उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग नहीं है, तो वो हर वक्त मोशन में होते हैं और वो कोलिजन्स करते हैं अपने बीच में और अपने इर्द गिर्द उनका जो कंटेनर है उसके साथ भी। इसलिए ये प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो गैस के अंदर ये खूबी मौजूद है कि वो प्रेशर अप्लाई कर सकता है। अब ये वेपर्स जो यहाँ पर वेपर्स मौजूद है वो भी गैसियस स्टेट है, तो इसलिए वो भी प्रेशर अप्लाई कर सकती है वो गैस। तो वो अपने ही इस लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। वो वेपर्स अपने ही इस लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ये प्रेशर जो कि अपने ही लिक्विड के अपने ही वेपर्स अपने ही लिक्विड पर अप्लाई करते हैं, इस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। जब इसके अपनों का गला दबोच लेते हैं, उस खूनी रिश्ते में धोखे का नाम जो है वही नाम वेपर प्रेशर का है, ठीक है। तो अपने लिक्विड्स का अपना ही वेपर कांस्टेंट कंसंट्रेशन की हालत में जाकर अपने ही लिक्विड पर जो प्रेशर अब अप्लाई करेगा, क्योंकि गैस है, प्रेशर इसकी खूबी है, उसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। इसलिए इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि द प्रेशर अप्लाइड बाय vapors on its own liquid during dynamic equilibrium is called vapor pressure, ठीक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? वो इक्विलिब्रियम जो के मोशन की हालत में हो, स्टैटिक नहीं हो। यहाँ पर जो 5 मॉलिक्यूल्स का एवापोरेशन होना और 5 ही मॉलिक्यूल्स का कंडेंसेशन होना, इसका मतलब एवापोरेशन विल बिकम इक्वल टू कंडेंसेशन। तो एवापोरेशन का ये प्रोसेस कंडेंसेशन के इस प्रोसेस के बराबर होने को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि दोनों ही मोशन के हालत में है। एवापोरेशन ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है, मॉलिक्यूल्स को करवा रहा है, कंडेंसेशन मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ मूव करवा रहा है, मोशन में है, लेकिन इक्वल तादाद में। जितना एवापोरेशन हो रहा है उतना ही कंडेंसेशन हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम भी हो गया, चेंज तो नहीं आ रहा, नो चेंज स्टेट है, नो चेंज स्टेट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इस डायनामिक इक्विलिब्रियम के पोजीशन में इसके दौरान अपने ही लिक्विड पर जो प्रेशर अपने ही वेपर्स अप्लाई करते हैं, इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? देखो, इस इवापोरेशन को और इस वेपर प्रेशर को बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए, इससे पहले कि आप बॉइलिंग पॉइंट को समझो। इसके बाद हम बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे।
आज नहीं करेंगे, चलो ठीक है कल कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये दोनों कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, वेपर्स जो है, वेपर प्रेशर जो है, इसके भी कुछ फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर पर असरअंदाज होते हैं, और वो भी बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह एवापोरेशन के हैं, क्योंकि एवापोरेशन ही काज बनता है वेपर्स फॉर्मेशन की, एवापोरेशन ही रूट काज है फॉर कंडेंसेशन। एवापोरेशन नहीं हुआ हो तो कंडेंसेशन कहाँ से होगी? ठीक है, तो एवापोरेशन इज द रूट काज ऑफ ऑल दीज इवल्स, नॉट इवल्स प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये एवापोरेशन जो हो रहा है ये कंडेंसेशन का भी रूट काज है, वेपर बनने का भी रूट काज है, इसलिए वेपर प्रेशर का भी रूट काज है। तो ये वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर, इस सरफेस एरिया और इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ ऐसे ही ताल्लुक़ रखता है जैसे कि एवापोरेशन रखता है। मतलब वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वेपर ज़्यादा बनेंगे, वेपर ज़्यादा बनेंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर हाई हो गया। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, आप कह सकते हो आसानी के साथ। ठीक है, दूसरा, सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो एवापोरेशन ज़्यादा होगा, यहाँ से क्लियर है ना? सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो एवापोरेशन ज़्यादा होगा, एवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है तो वेपर ज़्यादा बनेंगे, वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। इसका मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो 2 हम बता सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। 3 हम बता सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज़्यादा हो गया, ताकतवर हो गया, तो एवापोरेशन कम होगा, एवापोरेशन कम होगा तो वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो प्रेशर भी कम होगा, तो वेपर प्रेशर कम हो गया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग तो वेपर प्रेशर कमज़ोर, इसका मतलब वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इन्हीं फैक्टर के साथ इनका रिश्ता ऐसा ही है जैसे एवापोरेशन का रिश्ता इन फैक्टर्स के साथ है, वेपर प्रेशर का भी वैसे ही है।